दोस्तों नमस्कार। मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आपके समक्ष एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूं। वो है पूरे विश्व की जो आर्थिक स्थिति है उसका एक अवलोकन आज कर रहे हैं। हमारे सभी के आपके मन में बहुत से सवाल कौनते हैं कि किस तरीके से जो ग्लोबल लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स हैं, वो पूरे विश्व के लिए क्या सोच रहे हैं। जिस तरीके से युद्ध जो यूक्रेन और रशिया का 4 साल से चल रहा है और अब इसराइल अमेरिका का ईरान के साथ चल रहा है, और जिससे जो सप्लाई चेन, जो तेल का सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है, तेल और क्रूड कह लो उसको, या तेल कह लो, या एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, ये सभी जो गैस जिसकी ज़रूरत पूरे विश्व में सभी देशों को है, उसकी सप्लाई चेन अवरुद्ध हो चुकी है। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विश्व के ऊपर ऑलरेडी कितना डेट है और हम इस डेट की इकोनॉमी में क्यों चल रहे हैं। क्या अमेरिका अपने डेट के बारे में कुछ सोच रहा है? क्या अमेरिका ये सोच रहा है कि उसका डेट इस युद्ध के बाद में और कितना बढ़ जाएगा? क्या वो सर्विस कर सकता है अपने डेट को? इसी तरीके से चाइना ने अपनी इकोनॉमी को एक तरीके से जो मैनिपुलेट किया है, जो अपने नंबर्स पॉपुलेशन में उन्होंने मैनिपुलेट किए हैं, और जिस तरीके से उनका डेट बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच गया है, तो क्या वो कुछ इस जो ऑयल की सप्लाई चेन अवरुद्ध हुई है उसमें कहीं उसकी इकोनॉमी चरमरा तो नहीं जाएगी? तो ये सारे सवाल हमारे मन में कौनते हैं और मैं एक एक करके सभी के जवाब आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप वीडियो के अंत तक प्लीज बने रहिए। यदि आपको तो सबसे पहला सवाल उठता है कि पूरे विश्व की क्या हालत है, आर्थिक स्थिति क्या है। तो दोस्तों, पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है, एक तरीके से नॉर्मल जीडीपी की टर्म्स में यदि मैं आपको बताऊं, तो वो है करीब 115 से 120 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। लेकिन पूरे विश्व के ऊपर जो है वो कितना डेट है, ये हमें देखना होगा। यदि हम उस डेट को देखें तो पूरे विश्व के ऊपर आज डेट है करीब यूएस डॉलर्स 320 ट्रिलियन। तो आप देखेंगे कि पूरे विश्व की सभी देशों को लगाकर यदि हम कंबाइन जीडीपी नॉर्मल टर्म्स में, डॉलर टर्म्स में यदि हम देखें और फिर डेट देखें विश्व के ऊपर, तो आप देखेंगे कि जो डेट है, जो कर्जा है पूरे विश्व के ऊपर, वो करीब करीब 3 गुना है। तो एक सिंपल सा अर्थमेटिक सभी इसका समझ सकते हैं कि यदि पूरे विश्व के ऊपर ही 3 गुना ज्यादा कर्जा है, तो किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज का, या किस तरीके से हम इस आर्थिक व्यवस्था को और क्यों कमजोर करते जा रहे हैं। क्या विश्व के बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश इस विषय में कुछ सोच रहे हैं? तो मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा कि इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति से आज यूएसए नंबर 1 इकोनॉमी है, और यूएस की इकोनॉमी नॉर्मल नॉर्मल जीडीपी टर्म्स में यदि कहें तो वो है करीब करीब 33.5 टू 34 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी है। नंबर 1 इकोनॉमी है पूरे विश्व में। लेकिन यदि हम अब डेट की एक तरीके से कैलकुलेशन देखते हैं कि डेट कितना है यूएस के ऊपर, तो दोस्तों आपको जानकर यह सरप्राइज होगा कि यूएस के ऊपर यूएस डॉलर्स 39 ट्रिलियन डेट है। और यदि मैं और जरा आपको समझाना चाहूं कि पूरे यूएस में जो फैमिली है वो 135 मिलियन फैमिलीज हैं। करीब 13.5 करोड़ के आसपास जो है ना यूएस का
फैमिलीज का स्ट्रक्चर है, और यदि उन फैमिली के ऊपर यदि ऋण देखें, उनके ऊपर कर्जा कितना है जो यूएस ने लिया हुआ है, तो सभी के ऊपर यूएस डॉलर्स 2,85,000 का हर एक अमेरिका के ऊपर कर्जा है। ये डेट है एक तरीके से। और ये तो हाउस होल्ड फैमिलीज जो 135 मिलियन मैंने लिए, यदि इंडिविजुअल भी देखें, हर एक अमेरिका के ऊपर जो डेट है वो है करीब $1,20,000। तो ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया कि फैमिली हाउस होल्ड्स के ऊपर कितना कर्जा है अमेरिका ने ले रखा है। और ये अब दूसरी बात बताऊंगा कि अमेरिका हमेशा अपने डॉलर की हेजमनी को रखने के लिए, उसकी सुपीरियरिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पूरा ग्लोबल ट्रेड सेकंड जो दूसरा विश्व युद्ध था उसके बाद में डॉलर में ही एक तरीके से एक्सचेंज होता है। पूरे विश्व का जो ट्रेड है वो डॉलर टर्म्स में। तो उसको एक तरीके से अपनी आंतरिक स्थिति को छुपाने के लिए यूएस हमेशा नेशनल डेट की ही चर्चा करता है। तो नेशनल डेट की तो हमने चर्चा कर दी है यूएस की। तो आप देखेंगे कि एक नंबर 1 इकोनॉमी जिसके ऊपर इतना कर्जा है, करीब करीब जो है वो 120 से 125% उसकी जीडीपी का जो है वो उसके ऊपर कर्ज है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्यों यूएस छिपाता है अपनी कंप्लीट इंटरनल बोरोइंग्स को, इंटरनल डेट्स को। तो वो है एक तरीके से यूएस में कि उनका जो मदर केयर जो प्रोग्राम है या जो सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स है उसकी तरफ उनको कितना है। तो मैं आपको बताऊं, आप सरप्राइज करेंगे कि सोशल सिक्योरिटी जो है वो करीब करीब $25 ट्रिलियन जो अनफंडेड लाइबिलिटीज हैं। तो $25 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स उनके ऊपर जो है ना वो सोशल लाइबिलिटीज हैं। उससे अलग जो मदर केयर जो उनकी स्कीम है उसकी तरफ जो है ना उनका करीब करीब जो है वो है 53 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की अनफंडेड लाइबिलिटीज हैं। तो इन दोनों को यदि आप जोड़ें तो वो बैठती हैं करीब करीब 79 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की उनके ऊपर इंटरनल लाइबिलिटीज हैं जो अनफंडेड हैं। तो कितना बड़ा बहार है। आप सिर्फ नेशनल डेट को ही नहीं देखें तो क्या हालत जो है ना यूएस की होगी। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि यूएस को आजाद हुए वो 250 साल के आसपास हो गए हैं, और जितने नोट उन्होंने यूएस डॉलर्स के प्रिंट किए हैं पिछले 4-5 सालों में, वो शायद उससे पहले पूरे यूएस के इतिहास में यदि कंबाइन करें तो शायद उतने उन्होंने डॉलर्स को प्रिंट नहीं किया होगा। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि यूएस जो है ना वो हैवीली डेट। अब इस डेट को सर्विस करने के लिए आप सरप्राइज करेंगे कि जो डेट है यूएस डॉलर्स 39 ट्रिलियन यूएस के ऊपर, उसको सर्विस करने के लिए ही हर एक 48 डेज में 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स और बोरो करना पड़ता है तो यूएस को। तो क्या ये सस्टेनेबल है? बिल्कुल नहीं है। तो सबसे बड़ा देश जो आर्थिक स्थिति से और मिलिट्री कैपेबिलिटीज में नंबर 1 देश है, और जिसने अभी अपने आप को एक वॉर में झोंक दिया है जिसके अंदर करीब करीब 2 बिलियन यूएस डॉलर्स का पर डे जो है ना वो खर्चा सिर्फ ऑपरेशंस को सस्टेन करने के लिए है। मैं मिसाइल्स की कॉस्ट और ये नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ ऑपरेशंस को सस्टेन करने के लिए मैं बता रहा हूं। जो अस्त्र उसमें यूज हो रहे हैं, जो वेपन यूज हो रहे हैं,
वो सारा, और ये एक तरीके से जो मशीनरी यूज हो रही है, यदि उनका एक तरीके से डेप्रिसिएशन इन सबको कैलकुलेट करें तो यूएस का एक खर्चा भी जो है वो कम से कम 1 ट्रिलियन से लेके 1.5 ट्रिलियन तक जा सकता है। और यदि और ज़्यादा खिंचता है तो ये भी बढ़ता जाएगा। तो ये और बड़ा भार अमेरिका के ऊपर, हर एक अमेरिकन के ऊपर पड़ेगा। तो कैसे यूएस जो है ना अपने डेट को सर्विस कर पाएगा जब दूसरी तरफ। तो दोस्तों इसमें एक दूसरी ही चीज शायद होने जा रही है कि क्या विश्व डी डॉलराइजेशन की तरफ जो है ना अग्रसर हो रहा है। हो सकता है कि वहां के बैंक यूएस के वो फेल हो जाए, रिसेशन हो जाए, और रिसेशन हो के यदि उनको खुद ही ये एक तरीके से इनिशिएशन करनी पड़े जिससे जो डेट है वो डेट को सर्विस ना कर पाए, इकोनॉमी कोलैप्स होने के आधार पर पहुंच जाए, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा विश्व के लिए हो गया है। और इससे जो सप्लाई चेन अवरुद्ध हुई है वो कम से कम 25% जो ऑयल और गैस वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो चलता था वो बिल्कुल मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। जितना उसमें 5 मिलियन बैरल जो है ना पर डे का होता था, वो शायद अब 1 मिलियन बैरल पर डे का भी उससे ट्रांजिट नहीं हो रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि कैसे ये ऑयल की सप्लाई चेन, उससे ऊपर जिस तरीके से ईरान की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर इजराइल ने अटैक किया है, और फिर रिटेलिएशन में जिस तरीके से ईरान ने हाइफा में इजराइल की रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया है, उसने मिडिल ईस्ट जीसीसी के कंट्रीज, हर एक देश की रिफाइनरीज के ऊपर, चाहे वो सऊदी अरेबिया की हो सबसे बड़ी रिफाइनरी, या बहरीन या कतर, जहां पर जो 45% ऑफ एलपीजी पूरे विश्व की थी वो खतरे में है, वो सारी सप्लाई चेन जो है ना अवरुद्ध हो चुकी है। जिस एक बैरल का जो भाव था क्रूड का वो था $60 के आसपास, वो 62 के, वो ऑलरेडी जो है ना वो 135 यूएस डॉलर्स, 135 140 बैरल के आसपास जो है ना पहुंच गया है। तो देखिए ये कितना बड़ा एक तरीके से आप यूएस ने कितना बड़ा खतरा मोल खुद ही नहीं लिया है, पर पूरे विश्व के लिए उन्होंने किस तरीके से पूरे विश्व को जो ऑलरेडी डेट के अंदर है। तो मेरा मानना है कि बेस्ट से बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर, बेस्ट से बेस्ट द डिफेंस एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट, नोबेल लॉरेट्स, इकोनॉमिस्ट, वो सभी की सलाह सभी नेशन वहाँ के देशवासियों की वो अपने अपने प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के साथ में रहती है। लेकिन क्या कोई भी ग्लोबल लीडर इस तरफ सोच रहा है कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, जो सप्लाई चेन अवरुद्ध होगी, क्या पूरा विश्व ऑलरेडी इसकी चपेट में आ चुका है और इसका आर्थिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। पूरे विश्व की ऑलरेडी जो 20-21 दिन का युद्ध हो चुका है उससे करीब 2 to 3% जीडीपी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इज ऑलरेडी अफेक्टेड। काफ़ी देश रिसेशन में चले जाएंगे, काफ़ी देश जो है ना उनको यदि गैस की आपूर्ति नहीं होगी, उनके पास में कुछ ही दिन का जो है ना वो स्टॉक बचा हुआ है, रिजर्व है। यदि स्टेट ऑफ हार्मुज और ये ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक नहीं रुके तो पूरा विश्व एक तरफ जा रहा है जहां पर उसके डेट की सर्विसिंग की बात तो छोड़ो, लेकिन उसके रिसोर्सेज ही अवरुद्ध हो जाएंगे। और जो भुखमरी है वो ऑलरेडी ये इस युद्ध ने कम से कम जो है ना, मेरा मानना है कि नियर अबाउट 45 मिलियन to 50 मिलियन पीपल हैव ऑलरेडी बिकम पुअर। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ दिस वॉर which is very serious, very grim, and it is an inflection point where पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति जो है ना वो चरमरा जाएगी, और उसका प्रभाव जो देश युद्ध में सम्मिलित है उन्हीं के ऊपर नहीं पड़ रहा है, पूरा विश्व
और भारतवर्ष भी इससे अलग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारतवर्ष भी इसके लिए पे कर रहा है। और हमारी जो ऑयल सप्लाई है वो 85% हमारी एलपीजी और जो क्रूड ऑयल है वो मिडिल ईस्ट के देशों से या और देशों से, जबकि हमने अपनी पूरी ऑयल सप्लाई चेन को और एलपीजी गैस या सीएनजी गैस को हमने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है। नियर अबाउट हम 40 देशों से जो है ना उसको इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रभाव भारतवर्ष में के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि पहले 62 बैरल था जो भारतवर्ष के लिए मेरे ख्याल से करीब करीब यूएस डॉलर्स 135 टू 1 यूएस डॉलर्स 140 पर बैरल भारतवर्ष को भी पड़ रहा है। तो वैसे भारत के पास में स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं 120 डेज के, और 70 डेज का रिजर्व्स जो है ना वो प्रयोग कर सकते हैं अपनी डेली कंजम्पशन, पब्लिक के कंजम्पशन के लिए। तो एक तरीके से, लेकिन कॉस्ट जो है क्रूड की वो भारत की इकोनॉमी पे भी उसी तरीके से फर्क पड़ेगा। और मेरा मानना ये है कि भारत की जीडीपी का करीब करीब ये जो एक्स्ट्रा बाहर पड़ने वाला है वो मेरे ख्याल से 2.5 टू 3% ऑफ जीडीपी का बाहर जो है वो भारतवर्ष के ऊपर पड़ेगा। और यदि ये युद्ध नहीं रुकता है और हमारी सप्लाई चेन अवरुद्ध रहती है, किसी तरीके से ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जल्दी से जल्दी विद इन ए वीक नहीं खुलती है, तो हो सकता है कि और बाहर जो है ना भारतवर्ष के ऊपर पड़े। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कि पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था वो कितने एक तरीके से इमरजेंसी में वो आईसीयू के अंदर पड़ी है, लेकिन उसके पश्चात भी कोई भी ग्लोबल लीडर्स जो रेस्पॉन्सिबल ग्लोबल लीडर्स हैं वो इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से पूरे विश्व के सभी ग्लोबल लीडर्स को एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो सिर्फ भारत के जो ऑयल टैंकर्स हैं, एलपीजी के टैंकर्स हैं, उनका सुरक्षित एक तरीके से गति बनी रहे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल सके। उनकी जो एक कूटनीति है वो ईरान के साथ में काम कर रही है, लेकिन कब तक काम करेगी, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके से रिटेलिएशन से अब एक दूसरे की रिफाइनरीज, ऑयल डिपोर्ट्स, स्टोरेज एंड ऑयल ड्रिलिंग सिस्टम ही जब कर रहे हैं, तो फिर तो उसका मानना है कि वो परमानेंटली काफ़ी 6 महीने से 1 साल कब तक रिपेयर होंगी। इसका बहुत बड़ा बाहर जो है ना और विश्व की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, सभी देशों की अपनी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। भुखमरी बढ़ेगी, इनइक्वलिटी बढ़ेगी और पूरा विश्व जो है ना वो एक रिसेशन में पहुंच जाएगा। और रिसेशन से उबरने के लिए मेरा मानना तो ये है कि जो लेमन ब्रदर्स जो एक आर्थिक क्राइसिस हुआ था यूएस में, रियल एस्टेट के जो प्राइसेस जो हैं एक तरीके से वहाँ जो बैंकिंग व्यवस्था ने उनको सपोर्ट किया हुआ था, तो बैंकिंग व्यवस्था डूब गई थी, काफ़ी बड़ी बड़ी बैंक उसमें डूबी थी। तो ये जो झटका है जो विश्व की आर्थिक व्यवस्था को है, ये लेमन ब्रदर 2008 का जो एक सिचुएशन थी, जो इमरजेंसी थी, जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उससे भी बड़ा ये फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे विश्व के लिए हो चुका है। और उसमें योगदान मैंने ऑलरेडी आप बता दिया है कि यूएस से जो नंबर 1 इकोनॉमी है, नंबर 1 मिलिट्री माइट है, उसका प्रभाव कितना पड़ेगा और उसकी खुद की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, अब मैं आता हूं नंबर 2 इकोनॉमी, चाइना। चाइना ने पूरा विश्व का मानना है, मेरा तो अपना मानना है कि उन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन है वो उसको जो संख्या वो दिखाते हैं, उनकी पॉपुलेशन जो उन्होंने 70s में ही एक 1 चाइल्ड पॉलिसी का निर्माण किया था, उसको लागू किया था बहुत सतर्कता के साथ में, तो उसका प्रभाव ये पड़ा है कि आज मेरा मानना है कि चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन होके वो करीब 1000 मिलियन से कम होकर मेरे ख्याल से जो है वो एक तरीके से 900 मिलियन के आसपास है। वो कहते हैं वैसे उनकी जो पॉपुलेशन है वो
1200 और 1200 टू 1300 मिलियन है, लेकिन मेरा मानना है कि वो अब 900 मिलियन के आसपास ही है, या 900 मिलियन और 1000 मिलियन के आसपास है। इसका मतलब 90 से 95 करोड़ जो है ना उनकी पॉपुलेशन है। और फिर किस तरीके से उन्होंने जीडीपी के डेटा इन्फ्लेट करें, लेकिन यदि मैं मान के चलूं कि नॉर्मल जीडीपी डॉलर टर्म्स में जो चाइना की है वो है करीब 18 और 18.5 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है। उन्होंने इस इकोनॉमी में 95 के बाद में जो उदारीकरण की नीति और एक तरीके से यूएस के सपोर्ट और यूरोपियन यूनियन के सहयोग से उन्होंने जो अपना मैन्युफैक्चरिंग को चाइना में शिफ्ट किया, और चाइना एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो उसकी आर्थिक व्यवस्था ने जो है ना एक तरीके से जो छलांग लगाई है पिछले 25 साल में, 1995 के बाद में वो करीब करीब जो है ना वो 20 से 25 गुना ज्यादा जो है ना उन्होंने बहुत ही तेज गति से डबल डिजिट जो है ना नॉर्मल डबल डिजिट ग्रोथ करी है। और लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के अंदर क्रिएट किया है उसमें 50 से 60 घोस्ट सिटीज हैं, उसमें कोई भी पॉपुलेशन नहीं रह रही है। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, डिफेंस का बहुत ही बड़े स्तर पर आज उसने उसके पास में 500 से ज्यादा शिप जो है ना उनकी नेवी के पास में है, 65 के आसपास उनकी सबमरीन है, 25 से ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन है। और वो फर्दर कह रहा है कि जो है वो अब सिर्फ न्यूक्लियर सबमरीन ही बनाएगा। इसी तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर उसने 3 ऑलरेडी कमीशन ऑपरेशनल है, और उसके बाद में 4th और 5th भी वो बड़ी तेज गति से बना रहा है। जिस तरीके से एयरक्राफ्ट के नंबर है उसके पास में 3000 के आसपास, वो कहता है कि 1200 जो है ना उसके पास में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और फिर उसके बाद में 4.5 जनरेशन के भी करीब करीब 800-900 के पास 900 के आसपास है, और फिर 4th जनरेशन के भी कुछ है जिनको रेट्रोफिट वो कर रहा है। तो इन सभी चीजों में जो उसने एक डिमांड और मतलब लाइक एक तरीके से जो अपना प्रोजेक्शन किया है एक अमेरिका को चुनौती देने के लिए, उससे उसकी आर्थिक व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, जो एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी जरूरत नहीं थी, जिससे कोई भी प्रोडक्टिविटी बाहर नहीं आ रही है, बल्कि एक तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बिल्कुल बगैर किसी इनकम के, बगैर किसी प्रोडक्टिविटी के वहां पर इसी तरीके से पड़ा है, या जरूरत से ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है उसका प्रभाव ये पड़ा है कि चाइना का डेट आज विश्व में यदि परसेंटेज टू जीडीपी लगाएं वो सबसे ज्यादा है। उसके ऊपर जो डेट है वो अभी 300 गुना जो है ना वो उसके ऊपर डेट है, पूरे का पूरा आप लगाइए। तो ये हालत है चाइना की। चाइना की इकोनॉमी किसी भी वक्त जिस तरीके से यूएस ने उसको कंटेन करने के लिए पूरे विश्व को ही ईरान के ऊपर अटैक करके विश्व की आर्थिक व्यवस्था और सभी देशों को प्रभाव किया है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना ऑयल कंस्ट्रेंट्स का वो चाइना को हो रहा है, और भारतवर्ष को भी उसके साथ साथ हो रहा है। तो ये है एक बहुत ही ग्रिम आर्थिक व्यवस्था। तीसरा जो है, जिस तरीके से यूक्रेन ने अपने चीप ड्रोन्स और इंटरसेप्टर बनाकर नेवी और एयरफोर्स ना होने के बावजूद भी एक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति रशिया को 4 साल से एंगेज किया हुआ है, तो और भी मुझे नहीं लग रहा है कि जल्दी आएगा। तो ये सभी विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एक आर्थिक मंदी आपके द्वार पर दस्तक कर रही है, और ये सभी ग्लोबल लीडर्स को आज बैठना होगा। और मेरी तो रिकमेंडेशंस ये हैं कि डेफिनेटली यदि एक प्रैग्मेटिज्म यदि ट्रम्प दिखाना चाहते हैं, यदि वो अपनी ईगो को हैंडल कर सकते हैं, जो मुझे नहीं लगता है करेंगे या इजराइल करेगा, लेकिन सबसे पहले सभी देशों का जो है ना एक तरीके से प्रभाव पड़ना चाहिए, और उन्हें मिलके जो है ना वो एक रिक्वेस्ट और गुजारिश करनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रम्प और इजराइल से कि अब आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है ना प्राप्त हो चुके हैं। एक तरीके से ईरान में बहुत बड़ा
जो डिस्ट्रक्शन में वो हुआ है, उसके सारे शिप जो है ना एक तरीके से डूब चुके हैं, उसकी एयरफोर्स नेस्त नाबूद हो चुकी है, ज़्यादातर उसके मिसाइल लॉन्चर्स भी हो गए हैं और उसकी ड्रोन की कैपेबिलिटीज भी काफ़ी नीचे हो गई है। तो अब और क्यों उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? यदि ईरान का ऑयल फील्ड्स यदि डिस्ट्रक्ट हुए और उनका जो एक तरीके से जो आइलैंड है जिसपे उनका सबसे ज़्यादा 95% वहाँ से वो एक्सपोर्ट करते हैं, यदि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्षति पहुंची तो ये क्षति ईरान को ही नहीं पहुंचेगी, पूरे विश्व को पहुंचेगी। और सभी देश, जैसे मैंने बताया कि पूरा विश्व भी एक रिसेशन की स्थिति में पहुंच गया है। एक तरीके से सारी सप्लाई चेन तेल की अवरुद्ध होने से उसका प्रभाव सभी देशों पे पड़ रहा है। तो मेरा मानना ये है कि ये युद्ध एकदम से जो है ना रुकना चाहिए और इसमें सभी देश, भारतवर्ष को भी, चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन और मिडिल ईस्ट के जीसीसी कंट्रीज के सभी देश हैं, सबको मिलके कम से कम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मुक्त कराना पड़ेगा। लेकिन नहीं लगता है, क्योंकि युद्ध को आगे ले जाने के लिए, और वो ईरान ये कहेगा कि हम तो डूबे लेकिन हम आपको भी ले डूबेंगे, यदि मेरे ऑयल फील्ड डिस्ट्रॉय होंगे तो मैं भी, जो मिडिल ईस्ट के जो हैं, वेस्ट एशिया में जितने भी ऑयल फील्ड्स हैं उनको मैं भी डिस्ट्रॉय करूँगा। मैं भी इसराइल की ऑयल रिफाइनरीज और उसकी ऑयल सप्लाई को डिस्ट्रॉय करूँगा और फिर इसका कोई भी अंत नहीं है। और जितना भी डेप्लीशन ये ऑयल की अभी जो है ना पूरे विश्व में इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो अपनी एनर्जी का, अपने रिन्यूएबल एनर्जी से अपने एनर्जी क्राइसिस को जो है ना वो एक तरीके से हैंडल कर सके। तो पूरा विश्व भी एक अंधेरे की गर्त में जो है ना चला जाएगा और उसका प्रभाव जो है ना आम आदमी को सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है। जैसे मैंने कहा कि ये युद्ध ऑलरेडी जो है ना करीब करीब 45 मिलियन टू 50 मिलियन पीपल को गरीब बना चुका है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो है ना उसके बड़े बड़े शहर, दुबई जो एक वाइब्रेंट फाइनेंशियल सेंटर, बिजनेस सेंटर बना हुआ था, टूरिज्म के लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन था, आज उसी में से लोग जो है ना प्लान कर रहे हैं। यही हालत है अबू धाबी की, यही हालत है दोहा की, यही हालत है रियाद की, यही हालत है जेडा की और बड़े बड़े सिटीज़ की, कि वहाँ पे जो लोग हैं, भारतवर्ष के भी करीब करीब 1 करोड़ लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ से लोग जो है ना वापस आ रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं। तो भारत का रेमिटेंस जो है ना खुद, जैसे केरला और तमिलनाडु ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और उनकी यहाँ पर जो आर्थिक हालत है उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट जो है ना वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। तो दोस्तों, आप जरा सोचिए कि सारे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट, नोबेल लॉरेट्स और जितना भी हम ज्ञान बांटते हैं पूरे विश्व में, आज वो ये नहीं सोच रहा है कि चाहे ऑयल का किस तरीके से भी डिस्ट्रक्शन हो, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी भी तरीके से डिस्ट्रक्शन हो, विश्व की आर्थिक व्यवस्था पे कोई भी प्रभाव पड़े, लेकिन हमें अपने युद्ध के ऑब्जेक्टिव्स को तो प्राप्त करना ही है। और मेरा मानना है कि युद्ध के जो ऑब्जेक्टिव्स यूएस के थे, जो नंबर 1 उनका ऑब्जेक्टिव था वो था रिजीम चेंज। रिजीम चेंज नहीं होने वाला है, आप चाहे कितना भी और जो है ना उनको, और जितना और ज्यादा प्रभाव करोगे तो पूरा ईरान की जो पॉपुलेशन थी अब वो एक रेडिकल और नॉन रेडिकल से समाप्त होके वो एक जगह कन्वर्ज हो चुकी है और वो हथियार नहीं डालेगा चाहे कितना भी डिस्ट्रक्शन हो। दूसरा, उसकी जो कोस्टल बैटरीज हैं, जो माउंटेन्स हैं और जो संकीर्ण जो क्षेत्र है, कुल 26 किलोमीटर का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसकी चौड़ाई जो है वो बहुत ही कम है। तो ऐसी जगह जो उसके फास्ट मूविंग बोट्स हैं, जो वाटर क्राफ्ट्स हैं, या वहाँ पर जो माउंटेन की रेंज में उसके जो मिसाइल्स लगी हुई हैं और वहाँ पर ड्रोन का जो उसने सिस्टम किया हुआ है, माइनिंग कैपेसिटी से, तो मेरे ख्याल से अपना प्रभाव जो है ना बहुत ही जल्दी जो है ना वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में
ईरान नहीं खो सकता है वो उसको रखेगा, एक तरीके से सस्टेन करता रहेगा, क्योंकि हिल माउंटेन्स के अंदर जो है ना उसने अपनी क्षमताओं को छुपा के रखा हुआ है। तो दोस्तों ये पूरे विश्व में, लेकिन अब ये भी है कि यूएस ने शुरू किया है, तो डी डॉलराइजेशन शुरू हो चुका है। एक ग्लोबल ऑर्डर जो है ना वो आने वाला है और बिल्कुल उसकी दस्तक हो चुकी है। ये नहीं मैं कह सकता कि एक डिकेड में या 2 डिकेड में, लेकिन इस युद्ध का प्रभाव ये पड़ेगा कि अमेरिका को उसका जो स्थान है नंबर 1 और जो उसका एक तरीके से प्रभाव था पूरे विश्व में, उसमें एक डेक्लाइन आएगा, उसमें एक कमी होगी और बिल्कुल डेस्टिन तरीके से कमी होगी। और डॉलर की हालत जो है ना वो खराब होने वाली है और डॉलर की जगह डेफिनेटली। तो अभी यदि मैं पूरे इतिहास से भी आपको सिखाऊं तो सबसे पहले ये है कि रोमन एम्पायर आई, रोमन एम्पायर थ्राइव करी 300 to 400, फिर उसके बाद में एक साइकिल जो है ना रिवर्ट बैक करती है। फिर दूसरी एक सभ्यता आई जो डच ने 400-500 साल जो है ना एक तरीके से, या 300 साल उन एम्पायर ने जो है ना ग्लोबल उसको लीड किया। उसके बाद में उनके 300 साल के बाद जो है ना वो ब्रिटिश एम्पायर आई और उसने पूरे विश्व में किस तरीके से राज किया और अपनी एम्पायर को बढ़ाया। और पाउंड्स का किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक जो है ना वो सारा विश्व का ट्रेड जो है वो सिर्फ पाउंड्स में होता था। तो रोम एम्पायर की करेंसी, फिर उसके बाद में डच और उसके बाद में ब्रिटिश पाउंड्स, उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जैसे गोल्ड में शिफ्ट हुआ तो इसी तरीके से गोल्ड के बाद में डॉलराइजेशन हुआ, स्विफ्ट कोड की तरफ सभी बढ़े और पूरा व्यापार डॉलर में होने लगा। और अमेरिका है जो है ना एक नंबर 1 शक्ति, आर्थिक शक्ति और एक मिलिट्री शक्ति बन गया। अब इसी तरीके से अब इस युद्ध के बाद में जो है ना एक और पावर निकल कर आएगी और उसकी ही एक तरीके से डी डॉलराइजेशन हो जाएगा और एक नई करेंसी जो है ना वो पूरे ट्रेड को लेकर जाएगी। तो ये बहुत ही एक तरीके से डेस्टिन्ड प्रभाव, मेरी ये परिकल्पना ही नहीं, बिल्कुल एक रिसर्च करने के बाद में जो है ना फर्स्ट एडी के बाद, और यदि हम अभी तक इतिहास को उठाकर देखें तो देखिए ये चेंज आता रहेगा और अब वक्त आ गया है डी डॉलराइजेशन का। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस, विश्व की आर्थिक स्थिति, इस युद्ध का क्या प्रभाव है आर्थिक स्थिति में, और जो 2 सबसे बड़ी पावर हैं अमेरिका और चाइना किस तरीके से ग्लोबल डेट को बढ़ाने के लिए और इस आर्थिक व्यवस्था को उनकी यदि चरमरा गई तो पूरे विश्व में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के साथ में लिप्त है। तो एक ही देश आता है जो अपनी बहुत ही स्टेबल इकोनॉमी, अपनी क्षमता, भारतवर्ष की सबसे ज़्यादा ये है कि हमारी कन्वेंशनल सेविंग है, हमारे पास में गोल्ड का सबसे बड़ा भंडार है और उस गोल्ड का जो भंडार है वो पब्लिक के पास में है। हमारा जो अभी एक तरीके से जो प्रोड्यूस है, वो जो हम खाद्य पदार्थ का उत्पादन करते हैं वो भी, और हमारी जो बैकबोन है वो हमारी यूथ की डेमोग्राफिक डिविडेंड है, एक ऐसी स्टेबल लीडरशिप है जहाँ पर पूरा देश जो है ना एकजुटता के साथ में नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के पीछे है। तो एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना एक स्टेबल नेशन के लिए बहुत ही, और हमारी बहुत ही प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी है कि हम सही को सही कहते हैं और उसी के साथ में हम कूटनीति का प्रभाव कर रहे हैं। तो भारतवर्ष एक तरीके से वो उभर कर आ रहा है, एक आर्थिक पावर ही नहीं बस उसके साथ साथ मिलिट्री कैपेबिलिटीज को भी साथ बढ़ाता हुआ। और यदि भारतवर्ष ने अपनी अपॉर्चुनिटीज को और सभी भारतवर्ष के लोग नेशन फर्स्ट का मोटो अपने दिमाग में रखते हुए आत्मनिर्भरता को जल्दी से जल्दी हर एक क्षेत्र में प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह भारत जो है ना एक जवाब होगा ग्लोबल लीडरशिप का, विश्व गुरु का, अगेन एक पूरे विश्व को प्रॉस्पेरिटी देने का, वासुदेव कुटुंब के मंत्र से
और फिर से उसको जैसे एनश्राइन किया है G20 की प्रेसिडेंटशिप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो दिस इज द वे अहेड। दोस्तों, यदि आपको ये मेरी विश्व की आर्थिक व्यवस्था पे एनालिसिस पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सभी के साथ सर्कुलेट करें सोशल मीडिया पे। इसी तरीके से मैं रिसर्च करके आपके समक्ष जो है ना एक बहुत ही क्रिस्प एनालिसिस आपके सामने लाता रहूंगा। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।